वेलकम बैक टू एमएसबीएस केमिस्ट्री क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th का पहला चैप्टर मैटर इन अवर सराउंडिंग स्टार्ट करेंगे। मैटर इन सराउंडिंग में आपको कई टॉपिक्स पढ़ने हैं। स्पेसिफिक आपको 6 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है वो पढ़ने हैं। आपको इसके फिजिकल नेचर के बारे में पढ़ना है, मैटर के, इसके पार्टिकल्स के बारे में पढ़ना है कि किन पार्टिकल से मिलकर बना होता है, इनके स्टेट्स के बारे में पढ़ना है, और ऐसे कई सारे ऐसे टॉपिक हैं जिनके बारे में आपको इसको डील करना है। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, मैटर होता क्या है। एक्चुअली हमारा जो वास्ट यूनिवर्स होता है, ये वास्ट यूनिवर्स क्यों है इतना वास्ट? जब बिग बैंग हुआ था तो बिग बैंग के बाद जो छोटे छोटे पार्टिकल्स पूरे स्पेस में बिखर गए थे, उनकी वजह से कुछ बड़ी बड़ी हैविली बॉडीज का फॉर्मेशन हुआ, जैसे स्टार्स, प्लैनेट्स, मीटेओर्स, कॉमेट्स, ये सारी चीज़ों का फॉर्मेशन हुआ है, एंड सो ऑन। इसीलिए हमारा यूनिवर्स इतना वास्ट है। और खासकर ये जो जितने भी चीज़ें का फॉर्मेशन हुआ है, इन सभी में पार्टिकल्स का या फिर छोटे छोटे कणों से मिलकर ये चीज़ बनी हुई है। और वो हर एक चीज़ क्या है? मैटर है। नेचर में जो भी चीज़ पाई जाती है उसको हम मैटर कहेंगे, यदि उसके पास उसका मास होगा और वो कोई ना कोई स्पेस को क्या करता हो? ऑक्युपाई करता हो। यदि वो स्पेस ऑक्युपाई करता हो और मास हो, इसका मतलब मास भी है उसके पास और वॉल्यूम भी है, तो वो क्या कहलाएगा? हमेशा मैटर कहलाएगा। सो मैटर की डेफिनेशन क्या हुई बेटा? मैटर इज एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस। जैसा आपको एक एग्जांपल देते हैं, आपकी जो पेन है, इसको मैं जिस प्लेस में रख रहा हूँ उस प्लेस के एरिया को कवर कर रहा है। फॉर एग्जांपल, इस एरिया में लिखा हुआ हिस्सा आपको दिख नहीं रहा, जहाँ वो एरिया इस पेन ने कवर कर लिया, और इस पेन का कुछ ना कुछ मास है, मीन्स इट हैज मास एंड इट ऑक्युपाइज सम ऑफ द स्पेसेस दैट हैज बीन रिटन ऑन दैट पेपर। इसका मतलब ये हो गया, ये एक मैटर है। तो मैटर का मतलब आपको समझ में आ गया। हमारे जो इंडियन फिलोसफर्स हुआ करते थे, ये इंडियन फिलोसफर्स का कहना ये था कि जो मैटर होता है वो पंच तत्वों से मिलकर बना होता है। और वो जो पंच तत्व हैं वो कौन कौन से होते हैं बेटा? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। तो इन 5 तत्वों से मिलकर बनने वाली जो आपको कड़ी मिलेगी उसको हम क्या कहेंगे? मैटर कहेंगे। तो ये जो आपके सोच थी वो हमारे इंडियन फिलोसफर्स की सोच हुआ करती थी। और मॉडर्न डे के जो साइंटिस्ट हैं हमारे, जो आपके मॉडर्न साइंटिस्ट हैं हमारे, उनका क्या सोचना है? उन्होंने इस मैटर के ऊपर जब डिस्कस किया तो इनको 2 चीज़ें मिली। पहला, कि मैटर को हम 2 हिस्सों में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला होता है बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज, ओके, और दूसरा क्या था? बेस्ड ऑन देयर केमिकल नेचर। तो मैटर को अभी जितना ज़्यादा डिस्कस किया जा चुका है, उनको 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला तो उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पर, और दूसरा उनके केमिकल नेचर के आधार पर। इस चैप्टर में हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को ज़्यादा डील करेंगे। जो नेक्स्ट का प्रोसीडिंग चैप्टर है उसको हम केमिकल नेचर, उस वाले में मैटर के केमिकल नेचर को डील करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को देखते हुए। तो पहला टॉपिक इसमें आपका आज फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। ओके, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर से आप क्या समझते हैं? फिजिकल नेचर ऑफ मैटर का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो मैटर है आपका, कोई भी चीज़, जैसे मेरे हाथ में पेन है, ये जो मैटर है, ये मैटर कुछ ना कुछ पार्टिकल्स का, कुछ ना कुछ कणों से मिलकर बना हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ये कह सकते हैं हम लोग, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। अब इन्हीं पार्टिकल्स की हमें स्टडी करनी है। बहुत समय तक क्या रहा, जो हमारे दार्शनिक हुआ करते थे, जो स्कूल्स ऑफ फिलोसफी हुआ करती थी, स्कूल्स ऑफ फिलोसफी का मतलब ये हो गया कि दार्शनिक शास्त्र में जो लोग महारत हासिल थी, जिन्हें, जो लोग आज मॉडर्न साइंटिस्ट जिनकी आज स्टडी करते हैं, जहाँ पहले साइंस को स्टडी की गई थी, तो वहाँ ये धारणा माना कर जाता था कि जो मैटर का नेचर होता है, जो मैटर का नेचर होता है ना, नेचर ऑफ मैटर, इसके ऊपर 2 धारणाएं थी इनकी। पहले स्कूल मीन्स जो 2 फिलोसफी स्कूल की थी, स्कूल्स ऑफ फिलोसफी वाले जो थे, पहली धारणा मानने वाले लोग ऐसे थे जो ये कहते थे जो मैटर है वो इट हैज़ टू बी कंटिन्यूअस, इट हैज़ टू बी कंटिन्यूअस। और कंटिन्यूअस किसकी तरह? लाइक अ ब्लॉक ऑफ वुड।
और दूसरे धारणा मानने वाले लोग वो थे जो ये जानते थे कि जो नेचर ऑफ मैटर वो कैसा होता है, कि दैट मैटर वॉज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर जो होता है पार्टिकल से बनता है, लाइक सैंड, जैसे रेत होती है। देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि पहला ऐसे लोग थे जो ये मानते थे कि वेदर इट इज कंटिन्यूअस, और दूसरे जो लोग ये मानते थे वेदर इट इज पर्टिकुलेट। पर्टिकुलेट का मतलब जो पार्टिकल्स को कैरी करता हो खुद में। जैसे आप एक वुड लें और उस वुड में आप एक मार्क कीजिए, कट मार्क, और उसके बाद उसको अलग करने की कोशिश करेंगे तो वो एक सीधी रेखा में नीचे की ओर कटता हुआ चलेगा। तो वहां पर जो आपका ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट है वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर का है। इसका मतलब उसमें जो आपने कट लगाया है वो एक ही प्लेन में काफ़ी दूरी तक कटेगा। इसका मतलब ये कंटिन्यूअस पैटर्न है, जो भी चीज़ का वो बना हुआ है उस वुड में, जिस भी चीज़ से मिलकर वो वुड बनी हुई है उसमें कंटिन्यूअस नेचर है। ऐसा ही नेचर मैटर में होता है, ऐसा उन्होंने कहा था। जैसे ये आपके हाथ में पेन है, और इस पेन को अगर मैं यहाँ से तोड़ना शुरू करूँ तो एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर में यहाँ से लेके अंत तक जो है एक ही सीरीज में कट हो, और इसका मतलब ये होगा कि इसका मतलब ये मैटर जो है आपका एक कंटिन्यूअस है। लेकिन जो आपका कुछ दूसरे लोग मानने वाले थे वो कहते थे कि मैटर जो है रेत के कणों की तरह छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, मैटर कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए या फिर पर्टिकुलेट होना चाहिए? चलिए, इसको समझने के लिए पहले हम कुछ एक्टिविटी देखते हैं। उस एक्टिविटी को करने के बाद आपको शायद थोड़ा समझ में आ जाए। देखिए, पहली एक्टिविटी क्या है। पहली एक्टिविटी आपको ये कहती है कि आपके पास एक बीकर है, ओके, और इस बीकर में आपने क्या किया, ये 100 ml का बीकर है आपके पास, और इसमें आपने इसका आधा जो है इसमें वाटर को कैरी किया। इसके बाद आपने इसमें बाहर से क्या ऐड करने की कोशिश की, 1 टेबल स्पून क्या करने की कोशिश की, सॉल्ट, या फिर आप शुगर इसमें ऐड कर सकते हैं, सॉल्ट और शुगर। और उसके बाद आपने क्या किया, ग्लास रॉड की मदद से, ये आपके पास एक ग्लास रॉड है, ओके, आपने ग्लास रॉड की मदद से इसको स्टर करना शुरू कर दिया। स्टर का मतलब होता है हिलाना, इसको घोलना शुरू कर दिया। जैसे ही ये पार्टिकल इसके लिक्विड के पार्टिकल्स के साथ जाएगा, थोड़ी देर बाद आप क्या उसमें ऑब्जर्व करोगे? आप मुझे ये बताइए, थोड़े समय बाद वो जो सॉल्ट होगा या फिर जो शुगर है आपका, सॉल्ट या शुगर, वो कहाँ जाएगा? सॉल्ट और शुगर मिलाने की वजह से क्या जो वाटर का जो वॉल्यूम था क्या वो बढ़ जाएगा? ये भी आपको बताना है, ठीक है। ये दो चीज़ें आपको इसमें ऑब्जर्व करनी है कि क्या हुआ जब आपने सॉल्ट या शुगर को लिक्विड में डिजोल्व करने की कोशिश की, मीन्स वाटर में डिजोल्व करने की कोशिश की, और थोड़े समय बाद आपने जब ग्लास रॉड से उसको स्टर किया, तो स्टर करने के बाद आपको पता चला कि जितना भी सॉल्ट या शुगर पार्टिकल जो आपने इसके अंदर डाला था वो सारा का सारा वाटर में डिजोल्व हो चुका है। इसका मतलब क्या वॉल्यूम में कोई इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हुआ? ये सारी चीज़ें कभी कब पॉसिबल है, जब आप इसमें ऑब्जर्व करोगे कि वाटर का लेवल बढ़ा या नहीं बढ़ा, ओके। तो आपको क्या लगता है वो सॉल्ट या शुगर कहाँ चला गया होगा? ठीक है, क्या पानी का लेवल बढ़ा होगा या नहीं? तो इन सब का जो आंसर है वो एक ही आधार पर दिया जा सकता है, अगर हम नेचर ऑफ मैटर को यहाँ पर, नेचर ऑफ मैटर को अगर हम यहाँ पर पार्टिकल के बेस पर इसको समझने की कोशिश करें कि ये पार्टिकल नेचर का होता है। यदि ऐसे समझने की कोशिश करेंगे, जैसे आपका एक कंटिन्यूअस था एक पर्टिकुलेट था, तो पर्टिकुलेट वाला अगर कंडीशन हम लेते हैं यहाँ पे, तो ही हम इस टॉपिक को समझ सकते हैं कि जो सॉल्ट है और जो शुगर के पार्टिकल्स है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है इस पूरे लिक्विड में। इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से वो जो पार्टिकल्स हैं वो कहीं ना कहीं इस पूरे वाटर के अंदर क्या हो चुके हैं, घुल चुके हैं। अब ये आपको पता करना है कि वो वाटर के पार्टिकल्स के साथ या फिर जो आपके शुगर एंड सॉल्ट के जो पार्टिकल्स थे वो कहाँ चले गए होंगे। इसका मतलब कहीं ना कहीं स्पेस होगी उस वाटर के पार्टिकल्स के बीच में भी, जहाँ वो सॉल्ट और शुगर के पार्टिकल्स जाके फिट हो गए होंगे।
यही चीज़ हम आगे आपको पढ़ाएंगे। पहली एक्टिविटी आपको समझ में आ गई है, और हम कैसे नेचर ऑफ मैटर को क्या लेते हैं, एज अ पार्टिकल नेचर, इसको कनेक्ट करते हैं। अब आपको पता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनसे हमारा जो मैटर बनता है। अब दूसरा जो आपका समझने वाली बात है वो ये है कि वो जो पार्टिकल्स हैं, पहला तो आपने पढ़ लिया कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ओके। दूसरा इसमें जो आपको समझना है वो चीज़ है कि हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स। अब ये जो नेचर के जो पार्टिकल्स हैं, मैटर के जो पार्टिकल्स हैं, ये मैटर के पार्टिकल्स कितने छोटे होते हैं, ओके, इसके बारे में आपको समझना है। तो इसके लिए एक एक्टिविटी करने की कोशिश करते हैं, ओके। अब ये जो एक्टिविटी है आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, इस एक्टिविटी को अच्छे से समझिए। एक कंपाउंड होता है आपके पास, एक केमिकल होता है जिसको हम बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, जिसका फॉर्मूला KMnO4 होता है। जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है, इसके आप लगभग 2 से 3 क्रिस्टल्स, मैक्सिमम 2 से 3 क्रिस्टल्स आप लें और उसको कोशिश करें कि एक बीकर है, उस बीकर को 100 ml के वाटर में डिसॉल्व कर दें। आपको पहला स्टेप ये करना है। जब आप इस तरीके से करेंगे तो आपको अब फर्दर इस प्रोसेस को कंटिन्यूएशन में रखना है। जैसे अगर आपके पास पोटेशियम डाइक्रोमेट या पोटेशियम परमैंगनेट्स क्रिस्टल्स दे रखे हैं यदि आपको, तो आप क्या कीजिए, ऐसे 5 बीकर लीजिए सबसे पहले, ओके। आपके पास 5 बीकर रखे हुए हैं। पहला बीकर ये है जैसे, ओके। दूसरा बीकर ये है आपका, और सभी का मेजरमेंट जिसमें वाटर की क्वांटिटी होगी वो लगभग कैसी होगी, सेम होगी। अगर 100 ml आप पहले वाले में ले रहे हैं तो बाकी 4 में भी 100 ml के ही आपके बीकर होंगे। इस तरीके से आपके पास जो है 5 बीकर आपके सामने है। आपने क्या किया, आपने सबसे पहले इसमें 100 ml वाटर लेने की कोशिश की, और आपने जो 2-3 क्रिस्टल्स ऑफ क्या चीज़, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, इसके 2-3 क्रिस्टल आपने इसमें क्या कर दिया, डिसॉल्व करने की कोशिश की। जब आपने इसको डिसॉल्व किया तो डिसॉल्व करने के बाद आपको पता चला कि इसका जो कलर है वो बहुत डार्क हो गया, ओके। फॉर एग्जाम्पल इसका कलर इतना डार्क हो चुका है 100 ml में। अब आपने क्या किया कि एक टेस्ट ट्यूब लिया 10 ml का, ओके। 10 ml का आपने एक टेस्ट ट्यूब लिया और उसमें से आपने 10 ml जो सॉल्यूशन था उसको इसमें मेज़र कर लिया, और उसके बाद इस 10 ml वाले मेज़र जो आपका सॉल्यूशन था पहला वाला, उसको आपने किस में डाल दिया, दूसरे वाले में डाल दिया। और इसको मेकअप करने के लिए आपने 10 ml इसमें पहले से पहुंच चुका है, अब इसको 100 ml तक मेकअप करना है। तो कितना ml वाटर मिलाओगे आप इसमें, 90 ml वाटर मिलाओगे, क्योंकि 10 ml पहले से हमने इसमें क्या डाल चुका है, फर्स्ट बीकर का सॉल्यूशन डाल चुका है। अब इसमें क्या अंतर आएगा कि इसका जो कलर होगा वो थोड़ा सा फेड हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल इतना फेड हो गया, ओके। इसके बाद आपने दोबारा से इसमें से 10 ml सॉल्यूशन निकाला, और 10 ml सॉल्यूशन निकालने के बाद इसको नेक्स्ट बीकर में ट्रांसफ़र कर दिया, थर्ड बीकर में ट्रांसफ़र किया। थर्ड बीकर में आपने 10 ml सेकेंड बीकर का सॉल्यूशन डाला, और उसको 100 ml तक मेकअप करने के लिए 90 ml क्या ऐड कर दिया, वाटर ऐड कर दिया। यहाँ पे भी 90 ml क्या ऐड किया था, वाटर ऐड किया था। तो इसका भी जो ml हो जाएगा 100 ml हो जाएगा। अब ये भी कितना हो जाएगा, 100 ml। पहला वाला सॉल्यूशन कितने ml का था, 100 ml। तो इस तरीके से अब जो उसका सॉल्यूशन का जो कलर होगा वो थोड़ा सा और फेड हो जाएगा। अगर ये प्रोसेस आप कंटिन्यूअस करते रहेंगे तो क्या होगा, ये 10 ml इसमें से निकाला आपने, दोबारा से इसको 10 ml इसमें डाला, और 10 ml डालने के बाद मेकअप 100 ml बनाने के लिए 90 ml वाटर से क्या कर दिया इसने, आपका मेकअप कर दिया। मेकअप का मतलब ये होता है बेटा कि सॉल्यूशन को 100 ml बनाना है हमें, 10 ml पहले से था, तो 100 ml बनाने के लिए अब 90 ml जो भी होगा वो क्या जाएगा, वाटर जाएगा। इसको मेकअप करना कहते हैं सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूशन को मेकअप करना है 100 ml तक, तो 90 ml वाटर इसमें ऐड किया। इसके बाद आपने देखा कि इसका कलर सबसे ज़्यादा फेड हो गया, पहले के कंपैरेटिवली इसका कलर बहुत फेड हो गया, ओके। अब क्या होगा, इसका भी 10 ml आप निकालिए, और 10 ml निकालने के बाद आप इसको 10 ml इसमें पोर कर दीजिए,
इसको मेकअप कर दीजिए, 90 ml ऑफ वाटर में लाके 100 ml इसको बना दीजिए। तो ये आपका फोर्थ बीकर था जो 100 ml का था, ये भी आपका फिफ्थ बीकर है, ये भी कितने का है, 100 ml का है। और लास्ट में आपके पास जो भी आपका जो सॉल्यूशन तैयार होगा, आप देखेंगे कि यहाँ पर जो सॉल्यूशन था बहुत डार्क था, फिर धीरे लाइट हुआ, ये और लाइट हुआ, उसके बाद थोड़ी और उसके जो इंटेंसिटी कम हुई, और सबसे कम इंटेंसिटी मीन्स सबसे ज़्यादा जो लाइटेस्ट सॉल्यूशन बना है आपका वो ये वाला बना हुआ है। ओके, तो ये जो एक्टिविटी थी, इस एक्टिविटी को हम क्यों करना चाहते थे, हम ये जानना चाह रहे थे इसमें कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो आखिरकार कितने छोटे हो सकते हैं, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैटर हमारा क्या है, KMnO4 जो हम ऐड कर रहे हैं। मैटर के जो पार्टिकल्स होंगे, आप ये सोचिए KMnO4 के सिर्फ 2-3 क्रिस्टल्स ऐड करने की वजह से इतने ml ऑफ वाटर को भी वो क्या कर रहा है, कलरफुल कर दे रहा है। कलर फिर भी दिखेगा, ये लाइटेस्ट सॉल्यूशन बनेगा, बावजूद इसके इसका कलर चेंज आपको दिखेगा। तो इसका मतलब ये है कि एक छोटे से पार्टिकल में भी कितने सारे छोटे छोटे और पार्टिकल्स होंगे जिसकी वजह से वो मैटर बना हुआ है। और जितना ज़्यादा आप इसको डाइल्यूशन करते जाएंगे, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, यहाँ से लेके इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पूरी प्रोसेस को, इसको हम बोलते हैं डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब होता है वाटर का एडिशन, लगातार वाटर ऐड करना किसी पहले से प्रेजेंट सॉल्यूशन के साथ, इसको हम डाइल्यूशन प्रोसेस बोलते हैं। जैसे जैसे आप डाइल्यूशन करते रहेंगे, जो कलर होगा वो धीरे धीरे क्या होता जाएगा, लाइट होता जाएगा, लेकिन बावजूद उसके वो कलर हमें क्या होगा, दिखेगा। ओके, ये एक्सपेरिमेंट करने से हमें क्या पता चलता है, इस एक्सपेरिमेंट को करने से हमें ये पता चलता है, सिर्फ पोटेशियम परमैंगनेट के एक क्रिस्टल में, सोचिए पोटेशियम परमैंगनेट के एक क्रिस्टल में लगभग मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। सॉरी, मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, वो भी सिर्फ और सिर्फ आपके एक क्रिस्टल में। तो आप सोचिए अगर आप एक स्पून डालने की कोशिश करेंगे तो कितना ज़्यादा इसमें कलर ब्राइट हो जाएगा। तो जो आपके पोटेशियम परमैंगनेट होते हैं वो लगातार और छोटे और छोटे छोटे से छोटे हिस्से में टूटने की कोशिश करते रहते हैं, अपने आप में उनके पार्टिकल्स और छोटे हिस्सों में टूटते हैं, ताकि वो जितना लाइटेस्ट कलर दे सकते हैं सॉल्यूशन का, उतना लाइटेस्ट कलर वो ज़रूर देते हैं। ओके, तो ये बात थी आपकी पार्टिकल्स का, जो पार्टिकल्स होते हैं वो कितने छोटे हो सकते हैं। अब दूसरी चीज़ जो आपको इसमें पढ़नी है वो ये है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूअस मूवमेंट करते रहते हैं। कंटिन्यूअस मूवमेंट होता है पार्टिकल का, ऐसा क्यों होता होगा, पार्टिकल्स का मूवमेंट कंटिन्यूअस क्यों रहता होगा, क्योंकि आपने देखा कि एक पार्टिकल जब यहाँ गया तो उसने मूवमेंट किया, अपनी जगह से हटकर वो दूसरी जगह गया, रैंडम मूवमेंट हुआ, तभी जाकर पूरे सॉल्यूशन में उसने अपना डिस्ट्रीब्यूशन कैसा किया है, यूनिफॉर्म किया है। इसका मतलब ये है सभी में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, और ये चीज़ पॉसिबल तब तक नहीं है जब तक पार्टिकल अपनी रैंडम मोशन ना शो करे। ओके, इसका मतलब ये है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, हमेशा मूव करते हुए आपको मिलेंगे। ओके, अब देखिए होता कैसे है, एक एक्टिविटी देखते हैं हम इसकी, एक दो एक्टिविटी से हम समझेंगे कैसे हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। एक क्लासरूम है, इस क्लासरूम के कोने में आप बिना जली हुई अनलिट इंसेंस स्टिक ले जाइए, मतलब अगरबत्ती ले जाइए बिना जली हुई, और उसको आप यहाँ पे प्लेस कर दीजिए। क्या कोई स्मेल आएगी इसकी, कोई खुशबू आएगी? नहीं। लेकिन जैसे ही आप इसको लिट कर देते हैं, मीन्स जलाने लग जाते हैं, तो जो इसकी खुशबू होगी कोने में, वो कोने में ही ना रहकर वो पूरी खुशबू कहाँ फैल जाएगी, पूरी क्लासरूम में। इसका मतलब ये है जो आपका मैटर उस इंसेंस स्टिक में था, वो मैटर जब बर्न हुआ तो वो वेपर्स में कन्वर्ट हो गया, और वेपर्स में कन्वर्ट होने का जो कारण था वो हीट था जो यहाँ से इसको प्रोवाइड हो रही थी। उस हीट ने उस मैटर के पार्टिकल्स को वेपर्स में कन्वर्ट किया, और पार्टिकल्स अपनी जगह ना रह के वो पूरे कमरे में जाकर फैल गए। इसका मतलब पार्टिकल्स जो हैं वो मूव कर रहे थे। ऐसी एक एक्टिविटी और देख लेते हैं, पहली एक्टिविटी थी, दूसरी एक्टिविटी के हिसाब से समझते हैं। देखिए दूसरी एक्टिविटी में आप क्या कर सकते हैं, हमने 2 ग्लास लिए। ओके,
2 ग्लास ले लेते हैं, एक ग्लास ये है और दूसरा ग्लास क्या है, ये वाला। ओके, इन 2 ग्लास में हम लोगों ने क्या किया, एक में हमने ब्लू या फिर रेड इंक डालने की कोशिश की। ओके, एक में हमने ब्लू इंक या रेड इंक डालने की कोशिश की, और आपके पास इसमें क्या है, वाटर है। क्या है इसमें बेटा, वाटर। वाटर में आपने क्या करने की कोशिश की, इसमें पहले बार में एक ब्लू इंक डालने की कोशिश की या रेड इंक डालने की कोशिश की, और दूसरे वाले जो कंडीशन है आपकी, दूसरी कंडीशन में आपको क्या करना है, इसमें आपको हनी डालना है। ओके, हनी डालना है, और हनी किस में डालना है, वाटर में डालना है, और साइड वाइज से डालना है आपको। किस में डालना है, साइड वाइज। और साइड वाइज से आप अगर आप डालेंगे, और स्लोली स्लोली डालना है आपको। कैसा डालना है, स्लोली डालना है। तो इसकी वजह से क्या होगा, अब इसको अनडिस्टर्ब बिना हिलाए इसको 1-2 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए, और उसके बाद आप क्या करें, जब इंक के ड्रॉप को जब पानी में आपने डाला तो उससे क्या चेंजेस आए, इसी तरीके से हनी को वाटर में आपने डाला तो क्या चेंजेस हुए। क्या आपको यहाँ पर अब जो आपका जो इंक था, इंक के ड्रॉप को जैसे ही आपने डाला वाटर में, तो डालने पर के बाद तुरंत वाटर के कांटेक्ट में आते ही क्या चेंजेस आए, क्या वही चेंजेस आपको हनी के साथ दिखे थे। आपको ये चीज इसमें ऑब्जर्व करनी है। इंक डालने के बाद क्या वाटर का कलर चेंज हुआ, हाँ या ना। इसी तरीके से हनी डालने पर क्या वही बदलाव आए। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। जैसे हमने इसमें रेड या ब्लू इंक डालने की कोशिश की, तो वाटर के सरफेस से कनेक्ट होने के तुरंत बाद इस पूरे सॉल्यूशन का जो कलर है वो क्या हो गया, चेंज हो गया। और इसी तरीके से जब आप हनी डालने की कोशिश करते हैं वाटर में, तो ये प्रोसेस जो होती है चेंज नहीं होती। मीन्स कलर चेंज इस केस में क्या करता है, टेक टाइम, समय लगाता है। लेकिन अगर बात हम करते हैं इसकी, तो कलर चेंज होने में क्या होता है, तुरंत इसका कलर चेंज हो जाता है। ओके, अब देखिए क्या होगा। अब कंडीशन क्या है, यहाँ पर कंडीशन ये है कि आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से जो पार्टिकल्स होते हैं वो लगातार मूव करते हैं। यहाँ पर अगरबत्ती में से जो वेपर्स निकल रही थी, उनके पार्टिकल्स एक जगह ना रहकर वो कंटिन्यूसली पूरे एटमॉस्फेयर में सराउंडिंग में मूव किया। इसी तरीके से यहाँ पर जो आपका रेड इंक या ब्लू इंक थी, जैसे पार्टिकल पानी के पार्टिकल्स के साथ कनेक्शन में आया, तो उसका रैंडम मोशन बहुत तेजी से हुआ, और जिस वजह से वो क्या हुआ, कलर चेंज दिखाने लगा, तुरंत उसका कलर चेंज हुआ। लेकिन हनी में भी ये चीज़ होती है, लेकिन इसमें ये प्रोसेस होने में टाइम लगाता है, और यही चीज़ हम आने वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, जिसे हम डिफ्यूज़न कहेंगे। ओके, हमने इतनी बातें जानी। एक बात और इसमें हम जान सकते हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक कैसा होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल जो है उसको हम नेक्स्ट टॉपिक में अच्छे से समझेंगे। ओके, आई होप कि आज आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी, और इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए। टिल देन कीप डूइंग वर्क हार्ड। थैंक यू।